हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो आपका मेडिकल होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये 2020 की है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर जो आपका महाराष्ट्र में है उसकी ये मेडिकल रिपोर्ट है। एक्चुअल में ये एक मेडिकल परफॉर्मा है जो कैंडिडेट को एट द टाइम ऑफ मेडिकल फिल करना है। ये हमने चंद्रपुर का लिया है और इसके जैसी ही अदर जो स्कूल्स के उनके भी परफॉर्मे होंगे। लगभग यही सब कुछ उसमें मिलेगा, बस स्कूल का नाम या फिर थोड़ा बहुत फॉर्मेट का चेंजेस मिलेगा, बट मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा वो बिल्कुल यही रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज पहले ही प्रिपरेशन करके रखनी है कि आपको मेडिकल के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो जो कैंडिडेट की फोटो, वही फोटो होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जो आपने जो फॉर्म भरा था वो उस टाइम जब लगाई थी वही फोटो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। और उसके बाद अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, मतलब इसके ऊपर जो क्रॉस जो कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर करने हैं, मतलब यहाँ से कैंडिडेट अपने क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पर आधे फोटो पर और आधे नीचे कागज पर करेगा। उसके बाद कैंडिडेट अपना रोल नंबर, पूरा जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर है वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड से देख के अपना रोल नंबर यहाँ पर भर सकता है कैंडिडेट। उसके बाद कैंडिडेट से पर्सनल, जो कैंडिडेट से जुड़ी पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो यहाँ देनी पड़ेगी, जैसे कैंडिडेट का फुल नेम, फादर का नेम या फिर गार्डियन का नेम, जो भी उनके फादर हैं तो फादर का नेम, या तो गार्डियन है तो गार्डियन का नाम। उसके बाद जो उनका डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट का, उसकी एज ईयर में कितनी बनेगी कैंडिडेट को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो आप पहले ही कैंडिडेट को बता के रखें, जिस भी कैंडिडेट का अगर जो नाम आता है मेडिकल लिस्ट में तो वो अपना जो है पहले ही एज निकाल के रखें। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या इससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट के स्कूल हैं सभी के लिए जो वीडियोस हैं समय समय पर लेकर आते रहते हैं। इन सबकी जो कोचिंग है, जितने भी ये सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, गुरुकुल है, CHS है, और इन सबकी जो कोचिंग है इंडियन डिफेंस एकेडमी में अवेलेबल है। तो आप हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और सारी जानकारी लेकर अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है वो लिखना है। अगर जो 9th के लिए कर रहा है तो 9th के लिए, 6th के लिए कर रहा है तो 6th के लिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कैंडिडेट के कोई भी एक 2 मार्क यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। कोई भी 2 कैंडिडेट के मार्क हो सकते हैं, जैसे कोई कट मार्क है, कोई वाउंड मार्क है, या फिर मोल है, कैंडिडेट का कोई तिल है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क जो है लिखने पड़ेंगे। अब परमानेंट एड्रेस यहाँ पर कैंडिडेट का लिखना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को इस परफॉर्मे पर पहले ही प्रैक्टिस करवा दें। ये मैं परफॉर्मा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कीजिए और सारे जो ये टेस्ट है यहाँ पर वो अच्छे से अपने बच्चे को पहले ही चेक करवा लें। डेट ऑफ मेडिकल, कैंडिडेट की जिस डेट को मेडिकल है, अभी मेडिकल लिस्ट नहीं आई है, एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया है। कल भी जो आपका आया है वो सिर्फ, जिसका मैंने कल रात को वीडियो डाला था, वो सिर्फ कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उनकी लिस्ट है। अभी जो मेडिकल के लिए लिस्ट है वो पब्लिश नहीं की गई है। उसके बाद प्लेस ऑफ एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब किस हॉस्पिटल में बच्चे का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा कैंडिडेट को। और उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, ये जो सब जानकारी है, मेडिकल डेट है, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये सब आपको जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें आपको उनकी वेबसाइट पर, जिस सैनिक स्कूल में आपने अप्लाई किया उनकी वेबसाइट पर ही आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में आपको क्या क्या फिल करना है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले फादर का नेम यहाँ पर लिखेंगे, मदर का नेम, जितने ब्रदर हैं या सिस्टर हैं उन सबके यहाँ पर नेम लिखने हैं। उसके बाद उनकी एज कितनी है और उनकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ कंडीशन भी सब उसकी लिखनी पड़ेगी पेरेंट्स की, और जो उनके जो ब्रदर हैं या सिस्टर हैं उन सबकी जो फैमिली हिस्ट्री यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर जो किसी की डेथ हो गई है तो वो किस कारण से डेथ हुई है और किस ईयर में डेथ हुई है, तो वो यहाँ पर आपको पहले ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे टाइप की एक फैमिली हिस्ट्री है कि अगर जो किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, मतलब टीबी किसी को अगर जो बीमारी हुई है तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, किसको, ये ब्रदर को, सिस्टर को या मदर को, किसी का भी है। और उसके बाद डायबिटीज अगर जो किसी को है तो वो भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। हीमोफीलिया है अगर जो किसी को तो वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मेंटल डिजीजेस, किसी भी फैमिली में से मेंबर को, जो ऊपर आपने लिखा उनमें से किसी को भी अगर जो ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनका यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल या फिर उनका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मदर है या फादर है, जिसको भी है तो वो जरूर लिखें आप यहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पेज पे आ गए हम,
यहाँ पर कैंडिडेट का जो रोल नंबर है दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, अभी तक उन्होंने ऊपर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ली थी, उसके बाद अब कैंडिडेट की खुद की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर आप मेडिकल हिस्ट्री में अगर जो कैंडिडेट को कभी कैंडिडेट बीमार हुआ था, लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट था, या अभी तक किसी चीज की दवाई खाता है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेडिकल अगर जो ये जो सब चीजें आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो सैनिक स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और उस टाइम में अगर जो कोई बीमारी निकलती है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उससे पहले आप यहीं पर जो कैंडिडेट की मेडिकल हिस्ट्री है वो यहाँ पर पहले लिख दें। और दूसरा, अगर जो कैंडिडेट को कोई बीमारी होती भी है, ऐसी बीमारी जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो पहले ही सैनिक स्कूल के अंदर उस बच्चे को ज्यादा जो है केयर के तरीके से, मतलब बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर रखा जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कैंडिडेट की मेडिकल हिस्ट्री ये है, तो उससे बच्चे को वहां पे बहुत अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद ये कैंडिडेट अगर जो किसी भी इनमें से, नीचे जो ये लिस्ट दी गई है, इनमें से किसी में भी अगर जो कैंडिडेट को क्रॉनिकल ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी तरह की बीमारी है, तो उसके आगे आपको यस और नो लिखना पड़ेगा। तो जैसे सिकनेस का भी दिया हुआ है, एयर का सिकनेस है, सी का सिकनेस है, अगर जो किसी कैंडिडेट को इनमें से किसी का भी सिकनेस है और या फिर उसको ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अगर जो ये सब चीजें आप क्विट करते हैं, यस और नो नहीं करते हैं, तो आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान से रखना है। तो मैं ये आपको जो मेडिकल का ये परफॉर्मा है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर जो कभी भी आप एडमिट हुए थे लंबी बीमारी के कारण या फिर इंजरी के कारण, आपका ऑपरेशन हुआ था, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है किस हॉस्पिटल में हुए थे और किस कारण हुए थे, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब डिक्लेरेशन को बड़े ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर ये सब चीजें दी गई हैं कि अगर जो आपने कोई भी जानकारी गलत दी तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आई फर्दर सर्टिफाई दैट नो नाइट ब्लाइंडनेस इन माई फैमिली और आई सफर फ्रॉम इट, आई सफर और नॉर आई सफर फ्रॉम इट। तो ना तो फैमिली में कोई नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित था और ना ही मैं हूं। ये सब चीजें हमने ऊपर देख ली है। अगर जो उनमें से बाद में किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की, तो उसको सैनिक स्कूल से आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आएगा, उसका रोल नंबर आएगा, उसके मदर और फादर के या फिर गार्डियन जो भी उनके साथ है उस टाइम उनके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद फादर या मदर का नेम और उसके बाद डेट, जिस डेट को भी वो सिग्नेचर कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल करके आपको लेकर जाना है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पर कैंडिडेट का हाइट चेक होगा, उसका वेट चेक होगा। हाइट और वेट इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट फिर भी एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसका हाइट और वेट होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद चेस्ट का जो टेस्ट रहता है, चेस्ट की नॉर्मल जो कितनी है और कैंडिडेट के एक्सपेंशन के बाद, मतलब फुलाने के बाद, जैसे आप आर्मी भर्ती के अंदर देखते हैं तो दो तरह से वहां पर जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, एक तो नॉर्मल चेस्ट लिया जाता है और एक्सपेंशन के बाद कितना एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेंशन कैंडिडेट का कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये नॉर्मल एक्सपेंशन है किसी भी कैंडिडेट का। अगर जो वो सांस एकदम हवा भरता है अपनी चेस्ट के अंदर तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कैंडिडेट का हो जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए आईज से रिलेटेड कुछ फोटोज यहाँ पर डाल दी हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे जो मेडिकल टेस्ट है वहां पर होगा। नॉर्मल विजन है जो आपका राइट आई का और लेफ्ट आई का, यहाँ पर लिख दिया गया है। जो भी होगा वो आपका एट द टाइम ऑफ जो हमारे डॉक्टर चेक करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे आपका। नॉर्मल विजन कितना है विद ग्लास, तो विद ग्लास भी यहाँ पर दिया गया है, राइट का कितना है और लेफ्ट का कितना है, अगर जो किसी कैंडिडेट को ग्लासेस लगे हुए हैं उसको। और उसके बाद जो कलर विजन है, अगर जो कलर विजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब चीजें ध्यान से चेक करें आप। और उसके बाद डिस्टेंस विजन टेस्ट, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मेडिकल टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है आइस। आइस के अंदर अगर जो करेक्टेबल है कुछ तो ही मान्य होगा। अगर जो ऐसा है कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है आपकी आइस का, तो वो भी मान्य नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फोटोज लगा दी है कि नॉर्मल आइज है जो वो कैसी रहती है, और जो हमारा एस्टिज्म के से पीड़ित बच्चा रहता है उसका जो है फोकस नहीं बन पाता है। मतलब कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट एस्टिज्म से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित होगा तो उसको वो कभी भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो उसका जो फोकल पॉइंट है वो नॉर्मल की तरह नहीं होता है। उसके बाद हम आइज के टेस्ट और देख रहे थे भी,
तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मायोपिया कैंडिडेट को 2.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो हाइपरमेट्रोपिया है बच्चे को वो 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल आइस है, मैंने यहाँ पर लगा दिया नॉर्मल आइस है, और ये मायोपिया से रिलेटेड और ये हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड अगर जो कैंडिडेट अगर जो पीड़ित है तो वो कैसा होगा। जो हाइपर मायोपिया है उसमें जो फोकल पॉइंट है आपका वो पहले बन जाता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें फोकल पॉइंट है वो आगे बन जाता है। तो ये जो कैंडिडेट को बीमारी है, ये एक्चुअल में बीमारी नहीं है, ये कैंडिडेट की आईज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि वो दूर की चीजें नहीं देख पाता है या नजदीक की चीजें नहीं देख पाता है। तो उसका जो यहाँ पर मैंने जो फोटोज है लगा दी है कि वे कैसे जो उनको वहां पर एग्जामिन किया जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं उसके बाद आईज के, जैसे फंडस टेस्ट है, उसके बाद मीडिया टू हेल्थी, मतलब कैंडिडेट का सारे टेस्ट, फंडस टेस्ट हो गया, उसके बाद कलर विजन टेस्ट है, बाइनोक्यूलर विजन है, सब कुछ वहां पर चेक किया जाता है, बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। आइस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर जो कैंडिडेट को आइस में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ पर फ्लैट फुट के बारे में बताऊंगा। फ्लैट फुट यहाँ पर क्या रहता है, मैंने फोटो लगा दी यहाँ पे। नॉर्मल जो कैंडिडेट है उसके जो फुट है उनका जो ऐसा रहेगा, और उनके पैरों का निशान ऐसा आता है। जब हम मिट्टी के अंदर जब चलते हैं तो उनका पैरों का निशान ऐसे आएगा। और अगर जो फ्लैट फुट है कैंडिडेट का, तो देखिए यहाँ पर जो आर्क है वो थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, मतलब कैंडिडेट का जो पैर है थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। नॉर्मल में तो बिल्कुल सीधा है, पर जो फ्लैट फुट वाला कैंडिडेट है उसके, और फ्लैट फुट भी दो टाइप का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो आपका बाहर की तरफ आर्क बनती है और एक अंदर की तरफ आर्क बनती है। दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट का फुट है इसके अंदर तो बिल्कुल प्लेन आएगा और इसके अंदर थोड़ा ज्यादा गैप आएगा। नॉर्मल इतना गैप होना चाहिए, पर ये ज्यादा गैप है तो इसलिए ये भी मान्य नहीं है। फ्लैट फुट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल के अंदर। उसके बाद नोकनी हमारा जो ये हमारे पैरों की जो, जिसको हम हिंदी में गोड्डे बोलते हैं और इंग्लिश में हम नी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पैरों का ये है, ये जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल जो कैंडिडेट है उसका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा होगा, और जो कैंडिडेट नोकनी से पीड़ित होगा उसके पैरों में इतना ऐसे गैप होगा या फिर ऐसे जुड़ा हुआ कैंडिडेट का यहाँ पर नी होता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये दोनों कंडीशन है जो सेकंड वाली और थर्ड वाली कंडीशन के अंदर भी कैंडिडेट को यहाँ पर आउट कर दिया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, कैंडिडेट के जो पैर हैं वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, मतलब उनका ऐसा होना चाहिए। वैसे इस चीज में थोड़ी छूट मिलती है, क्योंकि पिछले साल कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे थे जिनको मेडिकल के अंदर ये जो हमारा नौकरी है उसके अंदर थोड़ी छूट मिली थी और उनका जो एडमिशन है आराम से हो गया था। तो हम ये भी नहीं कह रहे मेडिकल बहुत ज्यादा टफ होता है, पर आपको घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा नॉर्मल सा मेडिकल होता है, पर ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है हमें फॉलो करने ही होंगे। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। डेंटल कंडीशन, कैंडिडेट के जो दांत हैं पूरे वो भी चेक किए जाएंगे। डेंटल कंडीशन के बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स हैं, और ये सब चीजें मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आपका एक वीडियो जरूर बना के दूं इन सब चीजों के ऊपर, कि आपको एक मेडिकल के टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस है वो रखनी है। तो आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। तो आगे मैं जो वीडियो लेके आऊंगा मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो डेंटल कंडीशन भी कैंडिडेट के यहाँ पर चेक की जाएगी। तो ये मेडिकल की जो परफॉर्म है इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इन सब के चीजों का आप ध्यान रखें। उसके बाद हेयरिंग स्टैंडर्ड, कैंडिडेट का जो स्पीच टेस्ट होगा, ऑडियोमेट्रिक रिकॉर्ड्स टेस्ट होगा, मतलब कैंडिडेट को जो ईयर्स है उसको भी बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा कि उसको जो सुनने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद सर्टिफिकेट बनाया जाएगा यहाँ पे, इट इज सर्टिफाइड दैट कैंडिडेट को अगर जो कोई भी ऊपर से बीमारी है तो ये डॉक्टर साहब की तरफ से, जो भी डॉक्टर वहां पे चेक करेंगे यहाँ पर आपकी यस और नो या फिर जो भी उनकी मेडिकल टर्म्स के अंदर जो भी वो लिखते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर लिखकर आपको देंगे। उसके बाद ये परफॉर्मा है आपका सैनिक स्कूल के अंदर जाएगा और सैनिक स्कूल डिसाइड करेगा, सैनिक स्कूल सोसाइटी डिसाइड करेगी या फिर वो पर्टिकुलर सैनिक स्कूल डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन वहां पर होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप मेडिकल फिट है या नहीं फिट है ये आपको वहां नहीं बताएगा हॉस्पिटल में, आपको बताया जाएगा सिर्फ लिस्ट के थ्रू आप मेडिकल फिट है या फिर नहीं है। तो ये सब चीजें आप आराम से देख सकते हैं। मैं परफॉर्मा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्टर साहब की तरफ से भरना कि किस डॉक्टर ने आपके जो है ENT टेस्ट किया, आई टेस्ट किन्होंने किए हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट कौन थे और सर्जन कौन थे उस टाइम,
तो ये सब वहाँ पे डिटेल भरेंगे और उसके बाद उनके डॉक्टर के यहाँ पर सिग्नेचर और डॉक्टर की जो सील है वो भी यहाँ पर लगेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेडिकल टेस्ट है। उसके बाद एक कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो ये जो मेडिकल टेस्ट है कैंडिडेट का वहां पर होना है। अब जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें कि आपको कट ऑफ बताएंगे किस कैंडिडेट का जो है कट ऑफ, मतलब कोई कैंडिडेट है कितने कट ऑफ के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू एनडीए स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पर जो मेडिकल टेस्ट लिया जा रहा है वो एनडीए नेशनल जो डिफेंस एकेडमी है उसके स्टैंडर्ड का यहाँ पर मेडिकल लिया जा रहा है। तो ये जो मेडिकल है उनके लिए तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है जिनको अगर कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा नॉर्मल सा टेस्ट होता है। पिछले साल हमारे कैंडिडेट ने दिए थे और वो सेलेक्ट हुए थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोबारा ये सब चीजें जो ये सब चीजें आपने नहीं भरनी है, ये जो मेडिकल ऑफिसर जो आपके टेस्ट करेंगे वो सब चीजें ये भरेंगे। आपका जो है बस मेन ऊपर जो मैंने बता दिया आपको सिर्फ वही भरना है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।